आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बड़ी जानकारी सामने आ रही जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के एलजी को दिल्ली एलजी जैसी शक्तियां बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। राज्य सरकार पर एलजी की पकड़ मजबूत होगी। गृह मंत्रालय के कानून में किया संशोधन। ये जानकारी सामने आ रही है। बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकेंगे। तो बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय के कानून में संशोधन किया गया। पुलिस प्रशासन पर एलजी की मंजूरी लेनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी, एसीबी के जरिए एसीबी के लिए एलजी की अनुमति लेनी होगी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के एलजी को दिल्ली की एलजी जैसी शक्तियां मिली है। बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग अब नहीं कराए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन किया गया है और एसीबी के लिए एलजी की अनुमति लेनी होगी। साथ ही पुलिस प्रशासन पर एलजी की मंजूरी लेनी होगी और गृह मंत्रालय का कानून में संशोधन कर यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब जो है जम्मू कश्मीर में भी ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एलजी को जो है दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां मिलने की खबर जो है सामने आ रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला कितना कारगर साबित होगा? दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के एलजी है उनकी पूरी पावर है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। और ऐसे अब गृह मंत्रालय जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो एलजी है उनको मनीष सिन्हा को पूरी पावर दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पर कई बदलाव देखें। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ पर काफी समस्याएं सामने आती हैं। उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने मनीष सिन्हा को पावर दी है कि अब आपकी अनुमति के बिना, आपके साइन के बिना कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो फाइल आपके पास है कि उसके बाद अगर अनुमति होगी तो आप देंगे। तो देखिए जो वही चीज दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में भी एलजी के पास ही फाइल है। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हूँ, लेकिन जब कोई कार्य किया जाता है या कोई ऐसी फाइल ट्रांसफर की जाती है तो उसमें एलजी को ही परमिशन है। एलजी से अप्रूव हो तो उसके बाद ही वो कार्य आगे बढ़ा जाता है। तो उसी तरह से एलजी जो जम्मू कश्मीर के एलजी है उनको भी ये अनुमति दी गई है कि अब आपके अधीन रहेगा। जो भी वहाँ का ट्रांसफर होगा या कोई फैसला लेना होगा वो आपके बिना अनुमति के नहीं लिया जाएगा। अजय, गृह मंत्रालय के कानून में संशोधन किया गया है और इसके बाद ही यह फैसला जो है लिया गया है। तो राज्य सरकार पर अब जिस तरीके से एलजी की पकड़ मजबूत होने की खबर सामने आ रही है, कितना बदलाव अब जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए अब जो पावर है वो पूरी पावर है, क्योंकि बदलाव काफी देखने को मिलेगा। जो विकास की बात होगी, अगर कोई निर्णय लेना हो, क्योंकि कुछ पहले ऐसा होता था कि कोई भी अधिकारी निर्णय ले लिया करता था और कोई जरूरत नहीं होती थी, एलजी के बिना पूछे ही काम हो जाता। लेकिन अब कोई भी कार्य अगर होता है, कोई गतिविधि होती है या कोई फैसला लेना होता है, कोई फाइल अगर पास करानी है या किसी का ट्रांसफर करना है या किसी के और मंत्रालय को करना है, तो उसमें अनुमति अब लेना अनिवार्य हो गया है। तो यानी कहीं न कहीं जो जिससे दिल्ली के अंदर विकास को लेकर एलजी काम करते हैं, वैसे हम जम्मू कश्मीर के एलजी भी इस तरह से काम करेंगे ताकि वहाँ का जो विकास है वो हो सके, जो कमियां वो सामने आए, जो भी फैसला लेना होगा अब उनका अधीन होगा। यानी कहीं न कहीं विकास और जो रोजगार है, जो आतंकवाद का जो मुद्दा वहाँ उठाया जाता लगातार, जो घरों में छिपे। अजय, राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी जो कहीं ना कहीं एलजी का असर है वो लगातार हम दिल्ली में भी देखते रहे। जम्मू कश्मीर में कितना असर देखा जाएगा इसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है? बिल्कुल, देखिए इसका बहुत ज्यादा असर देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सिस्टम चेंज था, लेकिन उसके बाद काफी समय से सरकार नहीं है, वहाँ एलजी का शासन चल रहा है। लेकिन अब जो पावर दी गई है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जो अब यूटी चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी बड़ा फैसला लेंगे। उनके अधीन जैसे उनको कहीं गड़बड़ लगती है तो उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर समस्या है, इसको यहाँ से यहाँ पर बदला जाए। तो ऐसे में एलजी की जो मंजूरी है वो पूरी पावरफुल में है और इसमें वो उसमें अंदर रहेंगे। अब कोई भी कार्य कोई ऐसी गतिविधि तो उनके अधीन ही आ जाएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां जम्मू कश्मीर में भी एलजी के हवाले की गई है और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी जानकारी। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखे जाएंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी बढ़ेगी आगे। तो ये बड़ी जानकारी, समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प लेगी बीजेपी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी अब आगे बढ़ेगी। समिति की बैठक में करीब
3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, यूपी कोटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लाएंगे राजनीतिक प्रस्ताव। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम की रखेंगे योजना। तो ये जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। वही ये बड़ी जानकारी जिसमें कई सारे जो बीजेपी के नेता है, प्रदेश पदाधिकारी, तमाम लोग जो इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। तो विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प जो है बीजेपी लेगी। तो यह जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो ही बैठक प्रस्तावित थी, 14 जुलाई की बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति भी बना रही थी। जो है इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी की कैबिनेट जो मिले। जी कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जानकारी लखनऊ से 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे, जहां बीजेपी जो है आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी जो अब आगे बढ़ेगी। तो 14 जुलाई को यह बैठक है, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक होने जा रही है और कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव जो है इसमें रखे जाएंगे, जहां सीएम योगी जो है इसका उद्घाटन करेंगे और करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि बताया जा रहा है इसमें हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को होगी और इस दौरान जो है कई राजनीतिक प्रस्ताव इस दौरान रखे जाएंगे। तो 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें 3000 बीजेपी के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे। जी, और एक बार फिर से कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस दौरान कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे। देखिए, जो ही लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बैठक कर रही है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग पर एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में कोर कमेटी की बैठक थी। उस बैठक में जो है प्रदेश के कार्य समिति की बैठक का जो है निर्णय लिया गया था और ये बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होनी है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी अब जो है 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो आगामी जो है उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के बीच में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से जो है उसको लोकसभा चुनाव में उसके हाथ निराशा लगी है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा करवा रही है, समीक्षा बैठकें कर रही है। और अभी कोर कमेटी की बैठक हुई थी पिछले दिनों। अभी उत्तर प्रदेश से जो मोदी कैबिनेट में जो है मंत्री गए हैं, उन मंत्रियों का अभिनंदन भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश की इकाई हो, दोनों उत्तर प्रदेश को लेकर काफी सचेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है कल लखनऊ में प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। जो है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी लखनऊ पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। और साथ ही साथ जो है जो और भी जो जिला के जिला अध्यक्ष हैं, सारे जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और लगभग जो है 3000 से ज्यादा लोग इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के सभागार में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के सभागार में की जाएगी। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा कि उपचुनाव में किस तरीके से प्रत्याशी उतारा जाए और आगामी जो उपचुनाव है उसमें किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है
उसके एजेंडे पर सरकार जो है आगे बढ़ेगी, बीजेपी की जो पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। कौन कौन से वो मुख्य पहलू होंगे जिस पर इस दौरान जो है चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, और तैयारियां क्या, खास तौर पर जो है किन चीजों को लेकर तैयारियां की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी लोही कर ली है। हालांकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा ही लगी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार कहीं ना कहीं जो है आए दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहता है। अब कल जो बैठक होनी है, इस बैठक में जो है आगामी जो उपचुनाव होने हैं इसकी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो है पहले भी कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है जिसमें भी जो है जेपी नड्डा शामिल हुए थे। उसके बाद जो है संगठन की बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों, तो इसमें बीएल संतोष जो है लखनऊ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब कोई कोर कसर 2024 के उपचुनाव में नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 5 सीट पहले से ही थी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसका कहना है कि अब जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनको 10 की 10 सीटों पर उनको जीत हासिल मिलेगी। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है, लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, तो इंडिया गठबंधन के फॉर्मूलों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो है पीछे करने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार जो है जनता के बीच में जा रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार जो है हर एक जिले का दौरा भी कर रहे हैं और हर जिले में जाकर उन लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जनता दर्शन भी लगाने शुरू कर दिए हैं और जनता दर्शन के भी माध्यम से जो है लोगों की समस्याओं सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने को अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि वो भी जनता के बीच पहुंचे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता वोट करे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीते। जी बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। और वहीं मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जोर शोर से जारी है और इसी कड़ी में पानीगांव संपर्क मार्ग पर यमुना प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक होटलों और ढाबों का अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कई थानों के पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में कई होटलों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बता दें कि ये होटल बिना परमिशन के बनाए गए थे, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल संचालकों में खलबली मच गई है। मथुरा में ये अवैध अतिक्रमण का जो मामला है, इस पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई है और इस दौरान जो है तकरीबन 1 दर्जन से अधिक होटलों और ढाबों का अतिक्रमण प्रशासन की ओर से हटाया गया जेसीबी के जरिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, अवैध अतिक्रमण का जो मामला है लगातार सामने आता रहा है और योगी सरकार उस पर एक्शन भी लेने में काफी आगे रही है और एक बार फिर से जो है करीब 1 दर्जन से अधिक होटलों और ढाबों पर यह कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल जूही, ये पानीगांव संपर्क मार्ग है जो यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम नामचीन लोगों ने अपने ढाबे और होटल यहाँ पर बना लिए थे जो अवैध थे, यानी अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में यहाँ पर जो है मथुरा में भी जिला प्रशासन कहीं भी अगर इसका अतिक्रमण दिखाई देता है तो उसको तोड़ने का काम करता है। इसी की कड़ी में जो है कल पानीगांव संपर्क मार्ग है जहाँ पर 1 दर्जन से अधिक जो है होटल और ढाबे बने हुए थे, वो भी जो है नामचीन हस्तियों के
उनको ध्वस्त कर दिया। यानी बुलडोजर पूरी तरीके से गरजा और पूरी पानी गांव संपर्क मार्ग जो है यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ और वृंदावन की ओर जाता है, उस मार्ग पर जो है अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल सफाया कर दिया। यानी बुलडोजर ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। इसी तरीके से गोवर्धन में अभी गुरु पूर्णिमा का मेला 15 तारीख से शुरू होगा और 22 जुलाई तक चलेगा। वहाँ भी जो अवैध अतिक्रमण थे उसको भी ध्वस्त करने का काम जो है जिला प्रशासन ने किया है। वृंदावन में और अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ मथुरा में अतिक्रमण है उस पर जो है डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने अतिक्रमण अभियान छेड़ा हुआ है और साफ तौर पर कहना है जिला प्रशासन का कि यहाँ पर जो है अगर अभी कहीं भी अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली आदमी क्यों ना हो। जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें लगातार जो प्रशासन कार्रवाई करती रही, लेकिन जिन लोगों के यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है वो लोग जो है अब क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या किसी तरह की सुविधा दी गई, उनका क्या कुछ कहना है, कौन है ये लोग जो अवैध अतिक्रमण का सहारा लेकर जो है जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो है सफेद पोतों से जुड़े हुए राजनीतिक हस्तियों के लोगों से इनका जो है जुड़ाव रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में, यानी उन्हीं के उसमें जो है ये अवैध निर्माण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और जब एंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई आती है तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण जो है कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मथुरा के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने भी बार बार वही कहते हैं वो कि अवैध कहीं अतिक्रमण होगा, किसी भी राजनीतिक हस्ती से उनका जवाब क्यों नहीं हो, तभी वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो अवैध अतिक्रमण करते हैं। और यहाँ पर कई स्थानों पर देखा गया है भी कि यहाँ पर जमीनों पर भी कई सौ वर्ग गज जमीनों पर, हजारों वर्ग गज जमीनों पर अवैध अतिक्रमण थे, उसको भी जो है जिला प्रशासन ने हटाने का काम किया है। यानी वहाँ पर भी बुलडोजर गरजा है। इसी तरीके से पानी गांव संपर्क मार्ग जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ था, जहाँ ढाबे और तमाम होटल जो है चल रहे थे, उनको व्हीकल तोड़ने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 1 दर्जन से अधिक होटलों और ढाबों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और प्रशासन लगातार काम करे। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर सामने आ रही, सख्ती के बाद डिजिटल हाजिरी को तैयार नहीं शिक्षक। कल 1% शिक्षकों ने नहीं लगाई डिजिटल हाजिरी। कई जिलों में तो एक भी शिक्षक ने हाजिरी नहीं लगाई। डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का सामूहिक इस्तीफा। तो ये जानकारी सामने आ रही है, डिजिटल हाजिरी के विरोध में जो है शिक्षक लगातार मांग कर रहे सरकार से और उसके खिलाफ है। और अब जो है शिक्षकों का सामूहिक इस्तीफा भी सामने आया, जहां बताया जा रहा है कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों ने जो है हाजिरी ही नहीं लगाई है। तो कल 1% शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई। तो लखनऊ से ये जानकारी, सरकार की सख्ती के बाद डिजिटल हाजिरी को लेकर लगातार जो है संग्राम जारी है शिक्षकों और शिक्षा विभाग की ओर के बीच जो है। और अब जो है शिक्षक तैयार नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो है लागू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो हाजिरी लगाने को तैयार नहीं है। और कई जिलों में शिक्षकों ने कल हाजिरी नहीं लगाई। तो लखनऊ से ये जानकारी, सख्ती के बाद डिजिटल हाजिरी को लेकर जो है शिक्षकों का संग्राम लगातार जारी है और वो इसके खिलाफ है, सरकार से मांगे कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांगे कर रहे हैं। और कल 1% शिक्षकों ने भी जो है डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई और सामूहिक इस्तीफा भी शिक्षकों का सामने आया। तो कई जिलों में ऐसा भी रहा कि एक भी शिक्षक ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई है। तो डिजिटल हाजिरी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन शिक्षकों का जारी है और कई जिलों में शिक्षकों ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई है। तो शिक्षा विभाग में व्यवस्था जो है सुधारने के लिए, सुधार लाने के लिए सरकार ने जो है डिजिटल हाजिरी लगाए जाने का फैसला किया। शिक्षक भी डिजिटल हाजिरी लगाएंगे। हालांकि आधे घंटे की छूट जरूर उन्हें दी गई, लेकिन अब इसको लेकर जो है शिक्षकों का विरोध जारी है और सरकार से उनकी मांग है डिजिटल हाजिरी में कई जो मुख्य बिंदु हैं उन पर ध्यान रखते हुए सरकार उसके लिए कोई ऑप्शन जारी करे। और इसी को लेकर जो है शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जब से ये फैसला सामने आया है लगातार शिक्षकों का विरोध जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ,
जो सख्ती सरकार ने शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए लगाई, डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था जो है की गई है, जो शिक्षक है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, अभी भी जो है वो इसके खिलाफ ही है। कई जगहों से ये भी खबर सामने आ रही कि कई जिलों में जो शिक्षक है उन्होंने 1% भी अपनी डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई। जो ही जिस तरह से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही साथ लगातार अब शिक्षकों की मांगे भी तेज हो चली है। और बात करें प्राथमिक शिक्षकों की तो लगातार ज्ञापन भी सरकार को भेजा जा रहा है डिजिटल हाजिरी का जो आदेश है उसे वापस लाने के लिए, और साथ ही साथ शिक्षकों की कई मांगे भी है। कल ही जो है शिक्षकों ने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा था जिला प्रशासन को और मांग की थी कि उनकी जो हाजिरी है डिजिटल ऑनलाइन हाजिरी है उसे वापस लिया जाए और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और इसके अलावा तमाम कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर अब शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं जो ही बात करें तो इसके लिए सरकार भी सख्त हो चली है। और जिस तरह से कई जिलों में हरदोई और संभल जिले में जिस तरह से बिल्कुल आसिफ, तो लगातार जो है शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी ना हो पा रही, इसलिए जो है प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। और अब जब लागू कर दिया गया है तो भी जो है वो इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आज अयोध्या पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के साथ आज अयोध्या पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। थोड़ी देर में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे विष्णुदेव साय। दर्शन पूजन के बाद शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ होंगे रवाना। तो ये जानकारी मंत्रिमंडल के साथ आज सीएम जो है अयोध्या पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो ये जानकारी सामने आ रही, मंत्रिमंडल के साथ जो है सीएम विष्णुदेव साय प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे और दर्शन पूजन के बाद 5 बजे फिर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में ही वाल्मीकि एयरपोर्ट सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ अपने दलबल के साथ सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचेंगे, रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे जहां श्री रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद शाम को 5 बजे प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो ये जानकारी आज अयोध्या पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आज जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दलबल अपने मंत्रिमंडल के साथ श्री रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ पे बता दूं कि अयोध्या जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और इनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे होगी और यहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे और लगभग 5 बजे करीब यहाँ से रवाना हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के लिए। और यहाँ पे जो आ रहे हैं वहाँ की जो पवित्र भूमि है सबरी, जो वहाँ से देर भी ला रहे हैं और भी तमाम चीजें ला रहे हैं कि जो यहाँ पे भगवान राम को यहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे और उसको भेंट करेंगे। तो माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट आ रही है, तो यहाँ पे जो जितने भी मंदिर है मुख्य मंदिर अयोध्या के हैं वहाँ का दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, राम जन्मभूमि का भी दर्शन करेंगे। तो पूरी कैबिनेट यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचने वाली है। जी वाह, क्या व्यवस्था देखी जा रही है? क्योंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की रामलला के जो है माँ, उनकी माँ का मायके रहा है और ऐसे में खास नाता भी रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शासन द्वारा जो है और प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी ये जो है यहाँ पे डीएम एसएसपी तैनात है एयरपोर्ट से और वहाँ से रिसीव करेंगे। और छत्तीसगढ़ से जो है वित्त मंत्री भी यहाँ पे जो है सर्किट हाउस पहुँच चुके हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी, और जो माना जा रहा है कि वहाँ जो सबरी की जन्मभूमि है वहाँ से यहाँ से देर ला रहे हैं, तो ये भी काफी अनोखा होगा क्योंकि माता सबरी जो है भगवान राम की काफी प्रिय थी और वहाँ पे जो है निम्न जात के लोग भी रहते हैं। तो भगवान राम की जो सोच थी कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, तो उसी सोच के तहत जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और वहाँ से भेंट भगवान राम के लिए लेकर के आ रहे हैं। जी विनय, बिल्कुल साफ तौर पर जब से जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से श्रद्धालुओं के लिए अलाउ किया गया, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि वीआईपी लोगों के लिए कुछ दिन जरूर बंद किया गया,
क्योंकि बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन वो क्रेज जो है अभी भी लोगों में है, श्रद्धा जो है अभी भी लोगों में है। भगवान श्री राम के दर्शन करने लगातार बड़े से बड़े और छोटे से छोटे तमाम लोग जो है भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय भी वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पाना है तमाम वीआईपी मूवमेंट रहते हैं। अभी कल भी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी भी आए थे और सुरक्षा व्यवस्था भी तक हुई थी, वहाँ पे मीडिया भी नहीं मिलने दिया गया था। तो यहाँ पे आना जाना जो बराबर जो भगवान रामलला के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफी वर्षों बाद जो भगवान रामलला का यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ है, प्राप्त प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पूरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बराबर जो है वीआईपी मूवमेंट लगा हुआ है और आना जाना यहाँ पे लोगों का लगा रहता है। जी बिल्कुल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ आज अयोध्या पहुंचेंगी, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।